नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 31 में आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट कैसे हावी होते हैं, सूरत स्प्लिट कैसे होता है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच की जो लड़ाई है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज का वो है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी मूवमेंट क्या था, किस प्रकार से वो ऑर्गेनाइज किया गया, उसके रीजंस क्या थे और क्या उसकी प्रोग्रेस थी, ये सब जानेंगे। फाइनली कांग्रेस के अंदर जो स्प्लिट होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सारा आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली 1895 से लेकर 1908 तक की जो कहानी है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की, वो इस लेक्चर में कवर होगी। इसमें कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सब भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अनअकैडमी पर मेरे प्लस कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर वहां फॉलो कर सकते हैं ऑन दी अनअकैडमी ऐप। और अगर अन्य प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो दिस इज माय हैंडल। अगर इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए। अनअकैडमी पर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस को पाएंगे और इन एजुकेटर से, इन टीचर्स से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 2022 और 23 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन अवेल द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज। प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आइकॉनिक में क्लासेस प्लस एक मेंटोर जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे और आपके मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अब इन सभी कोर्सेज पर आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करके इन कोर्सेज को परचेस करते हैं। तो याद रखिए, अगर ये कोड यूज करेंगे तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इन प्राइसेस को आपको पे नहीं करना है। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट यू 44,000 रुपीज और इसमें ये डिस्काउंट के बाद की प्राइस मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, तो ये वाली प्राइसेस आपको पे नहीं करनी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है उसका ये प्राइस है। यहाँ पर आपको बेनिफिट थोड़ा सा मिल जाएगा प्राइस का अगर आप दोनों को साथ में लेते हैं, और यहाँ पर भी ये प्राइस नहीं पे करनी है। यूज द कोड एंड गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यू कैन विजिट unacademy.com एंड चेक देम आउट, या फिर ऐप पर भी इसे कर सकते हैं। ब्रिटिश इंडिया का ये मैप था जिस टाइम पीरियड की हम बात करने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि इन पिंक और येलो में, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स जो येलो में नजर आ रहे हैं और पिंक जो डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में है, इनमें अब कोई बदलाव नहीं होता है। क्योंकि याद रखना, डलहौजी के जो चेंजेस हुए थे एनेक्सेशन वाले, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने ये रूल बना दिया था, पॉलिसी बना दी थी कि अब हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। याद है ना आपको 1858 में क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। तो यही मैप रहेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि अब बाउंड्रीज मोर और लेस स्थिर हो चुकी हैं। अब कोई बदलाव नहीं है। केवल ये अफगान फ्रंटियर जो था, यहां पर इनकी लड़ाई चल रही थी। सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, उसके बाद थर्ड भी होगा, लेकिन इस बाउंड्री में ज्यादा बदलाव नहीं आता है। बाउंड्री ये की ये रहती है। यहां पर भी बर्मा तक इनका रूल हो चुका था। अब इस लेक्चर में कई इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस आएंगे। तो जो पिछला लेक्चर मैंने आपसे डिस्कस किया था, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, वहां पर मैं इनिशियल सेशंस को मेंशन तो कर दिया था, लेकिन एक बार थोड़ा टेबल फॉर्मेट में बता देता हूं। तो देखो, पहला सेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था। इसकी अध्यक्षता करी थी WC बनर्जी ने। बनर्जी जो चाहे बोल लो। एक बात याद रखिएगा, प्रेसिडेंट डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में, मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछा जा सकता है। और उस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, इसके बारे में कई बार डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। और यहां पर क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि पहले क्या हुआ, बनारस सेशन, सूरत स्प्लिट, या फिर कोई और डाल लो सेशन। मतलब इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं क्रोनोलॉजी के इवेंट्स वगैरह डाल के। तो कांग्रेस के बहुत सारे सेशंस इंपॉर्टेंट हैं। आगे जो भी लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे उनको मैं इस प्रकार से टेबल फॉर्म में ही आपको दिखाने वाला हूं। तो देखो, 85 वाला जो था वो पहला सेशन था, उसमें 72 डेलीगेट्स आए थे। 86 में अगले साल होता है कैलकाटा में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। तीसरा 87 मद्रास, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। थर्ड सेशन 1887 मद्रास। इन्होंने अपील करी थी कि मुस्लिम्स को कि आप भी ज्वाइन करो कांग्रेस में, क्योंकि उस समय कांग्रेस में ज्यादा मुस्लिम सदस्य नहीं थे। 1888 में इलाहाबाद में सेशन होता है और पहला नॉन भारतीय व्यक्ति जो भारतीय नहीं था, ही वाज अ इंग्लिश पर्सन, जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल बनते हैं पहले नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद भी कई बनेंगे, जैसे एनी बीसेंट है, उनका नाम भी आगे आएगा। तो जैसे वेडरबर्न का भी आएगा। तो कुछ आएंगे नॉन इंडियन से, उनके नाम याद रख लेना। वैसे डायरेक्टली इनके पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम रहती है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये 3 शुरुआती याद होने चाहिए कि कहां पर हुए थे और प्रेसिडेंट कौन था। अब पिछले लेक्चर्स में मैंने जो आखिरी वाइसरॉय आपके साथ डिस्कस किया था, दैट वाज लैंसडाउन। याद है या भूल गए? लैंसडाउन था 1890 से 1894, यही समय काल था ना उसका? नहीं, 88 से था वो, कम से था, हाँ 88 से 94 था लैंसडाउन। ठीक है, तो 88 से 94 लंबा कार्यकाल था, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं। केवल इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास किया जाता है लैंसडाउन के कार्यकाल में। उसके बाद आता है यहाँ पर विक्टर ब्रूस, जिसके नाम से इसको कोई नहीं जानता, सब इसको लॉर्ड एल्जिन कहते थे। तो ही वाज द अर्ल ऑफ एल्जिन। एल्जिन एक बहुत फेमस जगह है। एल्जिन मार्बल्स के बारे में कभी सर्च करिएगा, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी मत करने बैठना, पहले एक बार लेक्चर देख लो। तो अर्ल ऑफ एल्जिन जो है
ये आता है 1894 में, और ये भी 5 साल का अपना शांति भरा कार्यकाल पूरा करके जाता है, क्योंकि इसके कार्यकाल में कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन भारत के समाज में एक बहुत बड़ी त्रासदी आती है। 1896 से 98 तक भारत में लगातार अकाल पड़ता है। कई एरियाज में 99 में भी अकाल था। उस समय हुआ क्या था, वो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन था, ENSO वाला जो अकाल होता है वो पड़ा था, और बहुत ही भारी अकाल था। इनफैक्ट अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो कभी अपने दादा दादी से पूछेगा कि छप्पनिया अकाल किसे कहते हैं। स्पेशली राजस्थान गुजरात के जो लोग हैं वो इसकी कहानियां आज भी बताते हैं, क्योंकि उस वक्त जो विक्रम संवत था दैट वाज 1956, तो 1956 विक्रम संवत में ये अकाल पड़ा था। और इस अकाल की कहानियां एटलीस्ट राजस्थान में तो आज भी सुनाई जाती हैं। इतना भारी अकाल था, इसमें करोड़ों लोगों की डेथ हो गई। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत इस समय ज्यादा एफर्ट्स नहीं कर पाई, मतलब इन्होंने कोशिश करी थी लेकिन इनके जो एफर्ट्स थे वो नाकाफी थे। इसके कार्यकाल में एक इंपॉर्टेंट घटना बस ये होती है कि चापेकर ब्रदर्स ने 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को असैसिनेट कर दिया था, और यहां से वायलेंट या फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। अब ये मिलिटेंट नेशनलिज्म जो है ये एक अलग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पूरा, उस समय हम चापेकर ब्रदर्स के बारे में फिर से पूरा डिस्कस करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाइसरॉय पर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्जन। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज, एटलीस्ट 1857 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें से कर्जन एक है। कर्जन का कार्यकाल था 6 साल का। ऐसा बताया जाता है कि कर्जन का बचपन से सपना यही था, स्कूल के समय से, कि वो भारत का वाइसरॉय बनना चाहता है। मतलब ही वॉज एमिंग फॉर दैट जॉब। और देखो, दुनिया में जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। आप भी आज से ये सपना देखना शुरू करोगे, मुझे बनना है देश का चीफ सेक्रेटरी, तो आप बन जाओगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो आप बन जाओगे। कर्जन बचपन में अपने स्कूल के दोस्तों को बोला करता था कि मुझे भारत का वाइसरॉय बनना है, और ये बन गया। कर्जन अपनी आइडियोलॉजी में एक इंपीरियलिस्ट था। इंपीरियलिस्ट का मतलब है कि ये ब्रिटिश हुकूमत के एम्पायर में बिलीव करता था, और एम्पायर को आगे बढ़ाना ही इसके जीवन का या एडमिनिस्ट्रेशन का एकमात्र लक्ष्य था। तो ये रिपन की तरह नहीं था कि भारतीय लोगों का भला करो, यहाँ के लोगों का अच्छा हो, नहीं, केवल और केवल एम्पायर आगे बढ़े, एम्पायर का भला हो। तो ही वॉज अ थरो इंपीरियलिस्ट, और यही क्वालिटीज देखकर शायद इसको यहां भेजा गया होगा। कर्जन ने आते ही यहां पर क्या कर दिया, सबको चाक चौबंद कर दिया। उसने बोला पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बदलूंगा ताकि मेरा नाम इतिहास की किताबों में जाए और बच्चों को हिस्ट्री में पढ़ना पड़े कि मैंने क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए। तो इसने बहुत सारे चेंजेस लाए, एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सबको। पहला बदलाव लेकर आया है कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में। इसने क्या करा कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी सदस्यता कम कर दी, उन सदस्यों को कम कर दिया, और ऑफिशियल मेंबर जिनको डायरेक्टली ब्रिटिश अपॉइंट करते थे कैलकाटा के लोकल म्युनिसिपल बॉडी में, उनको इंक्रीज कर दिया। तो अगेन लोकल रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। याद है हमने अभी तक पढ़ा था कि किस प्रकार से लोकल रिप्रेजेंटेशन, म्युनिसिपैलिटीज के पावर को बढ़ाया गया था। यहां पर उसने उस प्रोसेस को थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करी। कर्जन ने इंग्लिश लोगों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया इस कैलकाटा कॉर्पोरेशन में बजाय भारतीय लोगों के, क्योंकि इंपीरियलिस्ट था। फिर इसने 1901 में एक नया प्रोविंस बनवाया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये प्रोविंस जो है ये आज भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। इसका नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया है। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको NWFP कहते हैं, इसको पंजाब से अलग करके एक नया प्रोविंस बनाया गया। तो ये फ्रंटियर था। इसको फ्रंटियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया का ये फ्रंटियर या फिर बॉर्डर हुआ करता था, इसीलिए इसको बॉर्डर कह रहे हैं। और क्योंकि भारत का ये नॉर्थ और वेस्ट इलाका है, दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये मोस्टली एक ट्राइबल एरिया है। आज भी अगर आप यहां पर देखें तो अफगान ट्राइब जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं, या पख्तून ट्राइब, पश्तून ट्राइब जो हैं वो मोस्टली इस एरिया में रहती हैं। तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कर्जन ने अलग किया था। तो कर्जन ने केवल बंगाल का बंटवारा करके 2 बंगाल नहीं बनाया, इसने एक ये और नया प्रोविंस बनाया था, इसको भी याद रखिएगा। फिर इसने 1902 में पुलिस कमीशन की स्थापना करी। पुलिस कमीशन की अध्यक्षता करी थी सर एंड्रयू फ्रेजर ने। और इस पुलिस कमीशन ने क्या कहा कि पुलिस वालों की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उस समय तक ट्रेनिंग नहीं होती थी, किसी को भी पुलिस वाला बना देते थे। मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम किसी को, बट प्रॉपर ट्रेनिंग या ट्रेनिंग स्कूल, 1 साल का 2 साल का प्रोबेशन, ये सब नहीं होता था। लेकिन कर्जन ने क्या कहा कि वी नीड प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर बोथ ऑफिसर एंड कांस्टेबल, यानी हायर ऑफिसर्स और जो लोअर कॉन्स्टेबुलरी है, दोनों के लिए कमीशन ने कहा कि दोनों के लिए आप ट्रेनिंग स्कूल स्थापित कीजिए। और कर्जन ने प्रोविंशियल पुलिस सर्विस की स्थापना करी। तो आज आप जो PCS एग्जाम देकर DSP के पद पर जाते हैं ना, वो प्रोविंशियल पुलिस सर्विस होती है, यानी कि प्रोविंसेस में सर्विस। तो हायर सर्विसेज तो थी, यानी जैसे ICS था, उसमें कुछ ऑफिसर्स को पुलिस ऑफिसर भी बनाया जाता था, लेकिन यहां पर प्रोविंशियल पुलिस सर्विस की शुरुआत करी थी 1902 में पुलिस कमीशन की एडवाइस के बाद में। तो ये काम करा था कर्जन ने, याद रखना, ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कर्जन का यह मानना था कि जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज हैं ये केवल और केवल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और रेवोल्यूशनरीज का अड्डा बन चुकी हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज को टाइट करने का समय आ गया है। तो इसने क्या करा, एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए रेली कमीशन की स्थापना करी। इसको रेलेग नहीं बोलते हैं, है ना, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही से किया करो। रेली कमीशन किसको कहते हैं? तो रेली कमीशन जो है 1902 में स्थापित किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या था? पूरे देश में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को
चेंज करना या बदल देना। याद रखना, प्राइमरी एजुकेशन कोई लक्ष्य नहीं था, ये इंपीरियलिस्ट था। इसने देख लिया था कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज में यंग इंडिया जैसे डेरोजियो जैसे मूवमेंट चल रहे हैं, तो ये सब इनको नहीं चाहिए था। इनको चाहिए था कि यूनिवर्सिटी में केवल और केवल बच्चे पढ़ें और क्लर्क बन जाए हमारे सरकार में। इसीलिए इसने रेली कमीशन की स्थापना करी और इसके रिकमेंडेशन के बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 लाया गया। इस कानून के तहत जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी स्वायत्तता छीनकर, ऑटोनॉमी छीनकर इनको सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में ला दिया जाता है। तो इन 1904 का जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट था उसके कुछ की प्रोविजंस आपको बता देता हूं। यूनिवर्सिटीज को कहा गया कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो और रिसर्च पर ज्यादा ध्यान दो, पॉलिटिकल गतिविधियों पे, डिबेट पे ध्यान मत दो, संगोष्ठियां सेमिनार वगैरह मत कराया करो, चुपचाप अपनी पढ़ाई करो और रिसर्च करो। नंबर ऑफ फेलोज ऑफ ए यूनिवर्सिटी एंड देयर पीरियड ऑफ ऑफिस वर रिड्यूस्ड एंड फेलोज वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। देखो, फेलो क्या होता है? सीनियर रिसर्चर्स होते हैं जो एक तरह से पढ़ाने का भी काम करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप पोस्ट होती है। तो ये जो फेलोज की संख्या है ये घटा दी गई क्योंकि इनको स्टाइपेंड या सैलरी देनी पड़ती थी, और जो फेलो अपॉइंट होंगे भी वो सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, नामित किए जाएंगे। तो फेलो बनना काफी प्रतिष्ठा का मतलब एक दर्जा होता था, आज भी है। आज भी अगर आपको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बनाया जाता है तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पोजिशंस दैट यू कैन हैव इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। आज की साइंटिफिक दुनिया में भी जैसे कुछ सोसाइटीज हैं उनका फेलो बनना बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में आपको ला देता है, तो वैसे ही यूनिवर्सिटीज के अंदर भी फेलोज हुआ करते थे, इनकी संख्या इसने घटा दी थी। गवर्नमेंट को यह पावर दिया गया कि वो यूनिवर्सिटीज की सेनेट में वीटो पावर का इस्तेमाल कर सके। सेनेट का मतलब ये है कि देखो, हर यूनिवर्सिटी की एक गवर्निंग काउंसिल जैसी बॉडी होती थी जिसको सेनेट कहते थे। उसमें 5-10 लोग होते थे जो निर्णय लेते थे, डिसीजंस लेते थे। वहां पर सरकार को यह पावर दे दिया कि चाहे सारे मेंबर कुछ अलग कह रहे हो, लेकिन सरकार का जो नुमाइंदा है वो वहां जाकर वीटो का इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी रेगुलेशंस पास किए जा सकते हैं, कोई भी नए कानून में बदलाव लाया जा सकता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए। फिर जो भी यूनिवर्सिटी की कंडीशंस थी एफिलिएशन की, यानी कि कोई नया प्राइवेट कॉलेज खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जो एफिलिएशन की कंडीशंस है उनको स्ट्रिक्ट बना दिया गया। 5 लाख रुपए सैंक्शन किए गए पर एनम, हर साल 5 साल तक के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज को। कर्जन ने इस एक्ट को पास करने के पीछे कारण बताया कि मैं यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई ये थी कि कर्जन एजुकेशन पर अपने कंट्रोल को बढ़ाना चाहता था और डिसिप्लिन बढ़ाना चाहता था। बेसिकली पॉलिटिकल गतिविधियों में कमी आए और जो भी लोग पास हो रहे हैं वो सरकार के प्रति निष्ठावान हो, लॉयल हो। उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए थे तो जो आगे चलकर स्वदेशी मूवमेंट चलाए, क्योंकि देखो 1890s से ही पॉलिटिकल गतिविधियां तेज हो गई थी महाराष्ट्र, बंगाल में, और ऐसे में कर्जन को लगता था कि जो यूनिवर्सिटी है ये फर्टाइल ग्राउंड है इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ये यहां से जाके जवान लोगों को उठाकर पॉलिटिक्स में ला सकते हैं। तो इसीलिए इन यूनिवर्सिटीज पर कर्जन ने कुछ नए विभागों की स्थापना भी करवाई, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये काफी इंपॉर्टेंट था। एग्रीकल्चर विभाग की स्थापना के साथ ही उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लाए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। सबसे पहले उसने एक फेमाइन कमीशन स्थापित किया जो पुराने फेमाइन कमीशन की तरह ही रिफॉर्म्स के लिए सजेशन देता था, सरकार को सुझाव देता था और सरकार उन सुझावों को मानती नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट कानून होगा उसका पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट, किसानी के क्षेत्र में। लैंड एलियनेशन एक्ट 1900 के तहत ये कानून बना दिया गया कि अगर किसी किसान ने अपनी जमीन के ऊपर कोई लोन ले रखा है और लोन वापस नहीं चुकाया तो उसकी जमीन उससे नहीं छीनी जाएगी, यानी कि एग्रीकल्चरल जमीन जो है उसको किसान से छीना नहीं जा सकता। ये इस पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट में कहा गया था। तो ये किसानों के लिए काफी फेवरेबल कानून था, तो किसानों के लिए कर्जन ने काफी अच्छा काम किया। फिर उसने बैंक्स की स्थापना करी जो केवल एग्रीकल्चर को केटर करते थे। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना करी, ये काफी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। मतलब आप देख रहे हो आज भी जो सोशलिस्टिक सरकारें हैं वो भी इस प्रकार के कदम उठाती थी। 1901 में ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया गया अलग से, और रिसर्च के लिए इसने पूसा में, जो बिहार में एक गांव था, वहां पर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई। बाद में क्या होता है, कुछ सालों बाद यहां पर बाढ़ आ गई थी जिसके कारण पूसा का जो ये इंस्टीट्यूट है यहां पर काफी डैमेज हो गया था, तो अल्टीमेटली इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। और दिल्ली में भी जहां पर इंस्टीट्यूट है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका नाम पूसा है, उसका मतलब अनऑफिशियल नाम उसको आज भी पूसा कहते हैं। तो आप में से जो दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहां के बिल्कुल बगल में स्थित है पूसा इंस्टीट्यूट। कई लोग वहां वॉक वगैरह करने भी जाते हैं, तो नाम देखिएगा बड़ा बड़ा वहां लिखा हुआ है पूसा इंस्टीट्यूट, या फिर IARI पूसा वहां पर लिखा हुआ आपको कई जगह मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पूसा उस गांव का नाम है जहां पर ओरिजिनली बिहार में ये स्थापना करी गई थी, लेकिन बाद में यहां बाढ़ आ गई थी, इसके कारण इसको शिफ्ट कर दिया गया था, इसका कैंपस दिल्ली में। तो ये एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कर्जन के समय स्थापित किया गया। एक और इसका रिफॉर्म है, लिख लो, यहां पर स्लाइड में मेंशन नहीं है, मॉन्सरिएफ कमीशन की इसने स्थापना करवाई थी। और इसका काम क्या था कि पंजाब में जो कैनाल हैं उनका सर्वे किया जाए, पुराने कैनाल जो जर्जर हो रहे हैं उनका रिपेयर किया जाए और नए कैनाल बनाए जाएं। तो कर्जन के समय में काफी सारे कैनाल्स बने थे मॉन्सरिएफ कमीशन के सजेशन के बाद।
उसके बाद कर्जन ने क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की पॉलिसी को अच्छा बनाने के लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की शुरुआत करी, ताकि जुर्म और तहकीकात अच्छे से हो सकें और भविष्य में भारत के टीवी चैनलों को बहुत सारा कंटेंट मिल सके। तो दया दरवाजा इसीलिए तोड़ रहा है क्योंकि कर्जन ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना करी थी। हर जिले में सीआईडी डिपार्टमेंट बनता है और आज भी भारत में जो पुलिस है, हर जिले के अंदर एक सीआईडी डिपार्टमेंट अलग से होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसको स्पेशल केसेस दिए जाते हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है, तो वो सारा काम सीआईडी करता है। फिर इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना करी गई, जिसको बाद में बदलकर इसका नाम हमने आजादी के बाद कर दिया नेशनल कैडेट कोर। तो आप सभी जानते ही होंगे एनसीसी क्या है, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। अगला एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट इसने पास किया। कर्जन पुरानी हेरिटेज को लेकर काफी पैशनेट था, उसको लगता था कि जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको बचाए रखना बहुत जरूरी है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है भारत के इन मॉन्यूमेंट्स की। तो किसी वाइसरॉय ने पहले पर्सनली इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था आर्कियोलॉजी में जितना कर्जन ने लिया, और कर्जन ने ये कानून पास करवा दिया, उनके प्रिजर्वेशन में बहुत फायदा मिला। और इस एक्ट ने सरकारों के लिए ऑब्लिगेटरी बना दिया कि जो भी लोकल गवर्नमेंट या लोकल प्रोविंशियल सरकार है, उसका अब ये काम हो गया है कि उसको अपने वहां की धरोहर को संजोए रखना जरूरी है। कर्जन का अगला स्टेप था सिडिशन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लेकर आना। सिडिशन यानी कि देशद्रोह, ये वाला कानून आज भी भारत के अंदर एक ना एक रूप में मौजूद है। और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तो बेसिकली प्रेस को चुप कराने के लिए लाया गया था। अगर अखबार में सरकार की कोई भी पॉलिसी, नीति या निर्णय के बारे में अखबार में खबर छप जाती थी, तो उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्रवाई करी जा सकती थी। तो इस कानून का एकमात्र लक्ष्य ये था कि प्रेस की आजादी पूरी तरह से छीन ली जाए, क्योंकि कर्जन पूरी तरह से इंपीरियलिस्ट विचारधारा वाला व्यक्ति था, उसको नहीं चाहिए था कि सरकार से आकर कोई सवाल जवाब करे। कर्जन ने तिब्बत के ऊपर एक हमला करवाया था, जिसको लीड किया था ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने, ये उसका नाम था ऑफिसर का। अब इसको ब्रिटिश इतिहास में अपने कहते हैं कि ये तो यंग हस्बैंड का मिशन था, और मिशन का काम क्या था कि तिब्बत जाकर वहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करना। याद रखना, उस वक्त तिब्बत चाइना के कंट्रोल में था, यानी कि चाइना की सुजरेनिटी में था, लेकिन चाइना की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस समय काफी कमजोर हो चुकी थी। तो ब्रिटिश ने ये सोचा कि क्यों ना हम यहां से तिब्बत को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये इन्वेजन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। जब ये वापस आए तो ज्यादा कुछ एरिया कवर कर नहीं पाए, ना ही तिब्बत इनके कंट्रोल में आता है। तो जो पुरानी बाउंड्रीज थी वो वहीं पर रही। तो सिक्किम और तिब्बत की बाउंड्री में कोई बदलाव नहीं आता है। सिक्किम के रूट से ये लोग तिब्बत की तरफ गए थे। हाँ, चुम्बी वैली जरूर इन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली थी। चुम्बी वैली पता है ना आपको, 2017 में जो इंडिया और चाइना के बीच में फ्लैश पॉइंट था, वो चुम्बी वैली इस यंग हस्बैंड इन्वेजन के समय इनके कंट्रोल में आ गई थी, ब्रिटिश के कंट्रोल में, और इफेक्टिवली उसके बाद हमारे कंट्रोल में। तो इतनी सारी उपलब्धियां होने के बावजूद कर्जन को इतिहास में याद रखा जाता है केवल बंगाल के विभाजन के लिए। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। आप में से जो वेस्ट बंगाल से हैं उन्होंने शायद कभी बर्धमान में ये गेट देखा होगा, दिस इज कॉल्ड एज कर्जन गेट। कर्जन एक बार बर्धमान आया था 1904 में, तो उसके आने के उपलक्ष्य में ये गेट बनवाया गया, या उसके नाम पर इस गेट का नाम रख दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में कर्जन के बारे में ये बातें लिखी है। कर्जन ने अपनी राइटिंग्स में ये लिखा था कि ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है जो आज दिन तक इतिहास में हुई है, ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस फॉर द गुड दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर्जन लिखता था, मतलब इंपीरियलिस्ट था ये पूरी तरह से। और जवाहरलाल नेहरू काफी अच्छे से लिखते हैं कि नेशनल ग्रुप्स विल बिलीव ऑलमोस्ट एनीथिंग इफ इट टिकल्स देयर वैनिटी एंड इट इज टू देयर एडवांटेज। तो कर्जन की इन बातों से लोग काफी इंप्रेस थे उस समय। मतलब कर्जन कुछ भी बेवकूफ बना रहा था, कुछ भी लिख रहा था, और लोग उसको मान लेते थे। उसकी तरह सोच रखने वाले बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। तो नेहरू यही बताते हैं कि नेशनल ग्रुप्स कुछ भी मान लेंगे अगर उनकी वैनिटी यानी उनकी सोच से मेल खाती हुई बात है, चाहे वो गलत भी हो तो भी उसको वो मान लेंगे। चलिए अब आते हैं हम बंगाल के विभाजन पर। तो बंगाल उस समय 1905 में काफी बड़ा प्रोविंस था। इसमें आज का बिहार, बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्से और असम तक शामिल था। तो कर्जन ने क्या दिमाग लगाया कि इसको मैं विभाजित कर देता हूं वेस्ट और ईस्ट बंगाल में, दो हिस्सों में। 7 जुलाई 1905 को कर्जन ने यह घोषणा करी और 16 अक्टूबर को एक्चुअली में विभाजन होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन की डेट थी वो 16 अक्टूबर थी। तो ये जो नया प्रोविंस बनाया था, इसमें देखो कौन कौन से एरिया है। ये जो भी ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये सब डाल दिए गए ईस्ट बंगाल के अंदर। उसमें आसाम के भी कुछ हिस्सों को जोड़ लिया गया। बाकी ये सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जाता था। और ये जो रेड कलर में आपको एरिया नजर आ रहा है, ये डाल दिया गया वेस्ट बंगाल में। तो इसीलिए आज भी इस प्रोविंस का नाम वेस्ट बंगाल है, और जो ईस्ट बंगाल है वो मोस्टली बांग्लादेश में चला गया, या फिर जो आसाम वाला हिस्सा है वो तो भारत में ही है। तो कुल मिलाकर इतना बड़ा बंगाल जो स्टेट था, उसको डिवाइड करके दो हिस्सों में बांट दिया गया। नया जो ईस्ट बंगाल था उसका कैपिटल था ढाका। उसमें असम शामिल था और पूरा बांग्लादेश आज का शामिल था। राजशाही, चिटगांग डिविजन्स भी थे। ढाका उसका कैपिटल था। जो वेस्ट बंगाल था उसका कैपिटल था कैलकाटा।
अब कर्जन ने ये कहा कि मैं डिवीजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोविंस है, 78 मिलियन यानी 8 करोड़ के आसपास आबादी हो गई है। ऑलमोस्ट एक चौथाई आबादी पूरे ब्रिटिश इंडिया की इस प्रोविंस में रहती है। इतना बड़ा हम कैसे एडमिनिस्टर कर ले? इट इज टू बिग टू बी एडमिनिस्टर्ड, तो इसलिए इसका विभाजन जरूरी है। लेकिन असल कारण यह था कि हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करना चाहता था कर्जन, क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहां पर हिंदू मेजोरिटी में थे और इस एरिया में मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे। तो ये बांटो और राज करो की राजनीति की शुरुआत थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि कर्जन के द्वारा जो दिया गया रीजन था वो बिल्कुल सही था। बंगाल इतना बड़ा है, आज भी आप इमेजिन करो कि असम से लेकर अगर उड़ीसा तक एक ही प्रोविंस हो तो उसको गवर्न करना कितना मुश्किल है। तो बिल्कुल कर्जन का जो रीजन था वो सही था कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए उसको विभाजित किया गया। लेकिन कर्जन के जो रियल मोटिव्स थे वो कुछ और थे। बांटो और राज करो की राजनीति करना चाहता था कर्जन। यहां पर बंगाली नेशनलिज्म काफी बढ़ गया था। बंगाल में मैंने आपको बताया, बंगाल महाराष्ट्र दोनों जगह में 1890 से ही आंदोलन जैसी परिस्थितियां बननी शुरू हो गई थी। आंदोलन हुए नहीं थे, कोई जन आंदोलन हुआ नहीं था, लेकिन अब बस होने ही वाला था। तो ये कर्जन भांप गया था, कर्जन को पता चल गया था कि ये होने वाला है इस तरह का कुछ, इसीलिए वो पुलिस को भी रिफॉर्म करना चाह रहा था और साथ साथ में बंगाल को विभाजित करके बंगाली नेशनलिज्म को तोड़ना चाहता था कि हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाएं, एक ना हो। एक और कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो केवल अपनी पावर बताना चाहता था कि हम ब्रिटिश सरकार हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो टू जस्ट शो द एनॉर्मस पावर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि अब तुम्हारे राजा महाराजा पावरफुल नहीं है, वी आर द ऑल पावरफुल पीपल। इसके कारण, विभाजन के कारण एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू होता है बंगाल में, जो अल्टीमेटली स्वदेशी आंदोलन बन जाता है। तो इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंगाल के विभाजन के कारण। लोगों को विभाजन पसंद नहीं आया और कई लोगों ने इसके खिलाफ 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया कि जिस दिन विभाजन हुआ उस दिन ईस्ट और वेस्ट बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को मतलब राखियां बांधी और कहा कि नहीं, हम तो एक हैं, हमारे रिश्ते को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। और एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट बंगाल पार्टीशन का ये रहा कि इसने एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे दिया। तो जो अभी तक मॉडरेट लीडर्स की थोड़ी बहुत पहचान थी या वो अपना दबदबा बनाए रखे थे कांग्रेस में, अब वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बंगाल के विभाजन के बाद एक्सट्रीमिस्ट लीडर पूरी तरह से हावी हो गए। उन्होंने दुनिया को बताया कि देखो, हम जो कह रहे हैं वो सही है। इस तरह से मॉडरेट वाले तरीकों से ब्रिटिश हुकूमत मानने वाली नहीं है। इस विभाजन का एक और इंपैक्ट ये था कि मुस्लिम्स जो चाहते थे कि विभाजन हो, क्योंकि उनको लगता था कि जेन्युइनली ईस्ट बंगाल में मुस्लिम डोमिनेंट हैं और कैलकाटा जब तक कैपिटल रहेगा और वेस्ट बंगाल जुड़ा रहेगा तब तक हम कभी पॉलिटिकली वर्चस्व अपना नहीं बना पाएंगे। उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में। तो मुस्लिम्स जो ईस्ट बंगाल के थे वो कई सारे ये चाहते थे कि सेपरेट प्रोविंस बनाया जाए, अलग राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि वो अपने एरिया को अपने अनुसार कंट्रोल कर सकें और वहां पर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ सके। तो सभी मुस्लिम्स ने स्वदेशी आंदोलन में साथ नहीं दिया था। खास करके जो अपर क्लास मुस्लिम्स थे, पढ़े लिखे मुस्लिम थे, उन्होंने इस मूवमेंट को अपना सपोर्ट नहीं दिया, स्वदेशी आंदोलन को। बंगाल का विभाजन ज्यादा साल नहीं चल पाया। 6 साल बाद ही ब्रिटिश हुकूमत को ये रियलाइज हो गया कि अगर इसको विभाजन को हमने जारी रखा तो इसके कारण स्थिति खराब हो सकती है। उन्होंने देख लिया स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था, इसीलिए 1911 में यह निर्णय फिर से ले लिया जाता है कि बंगाल को रीयूनाइट किया जाएगा। तो ईस्ट और वेस्ट बंगाल को तो जोड़ देंगे, लेकिन साथ ही में एक दूसरा डिवीजन होगा भाषा के आधार पर। इसका विरोध कोई नहीं कर पाया कि चलो धर्म के आधार पर नहीं बांटेंगे, लेकिन भाषा के आधार पर हिंदी, उड़िया और आसामीज बोलने वाले एरियाज को अलग कर दिया जाएगा। तो बिहार, उड़ीसा और असम को अलग प्रोविंस बना दिया जाता है 1912 में। तो तब से ये अलग प्रोविंस की तरह चल रहे हैं। अब आ जाते हैं हम राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म पे। तो एक्सट्रीमिस्ट धड़ा जो कांग्रेस का है, गरम दल, वो अब हावी होना शुरू हो जाता है इस समय में। 1905 से 1917 का जो टाइम पीरियड है, इसको ईरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। 17 के बाद महात्मा गांधी आ जाते हैं तो फिर से एक्सट्रीमिज्म चला जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी के जो तरीके हैं, गांधीयन नेशनलिज्म जो है वो हावी हो जाएगा। तो शुरुआती 20 साल इसमें मॉडरेट्स हावी रहे कांग्रेस में 1885 से लेकर 1905 तक। लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद एक्सट्रीमिज्म जो है, गरम दल के नेता जो हैं वो पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। इनका लक्ष्य था कि सरकार बातों से नहीं मानेगी, प्रेयर, पिटिशन, परसुएशन से नहीं मानेगी, हमें कुछ रेडिकल स्टेप्स लेने होंगे। कैसे? हड़ताल करनी होगी, सरकार का विरोध करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा। ये जा जाकर उन्हें ज्ञापन देने से कुछ नहीं होने वाला है। इस एक्सट्रीमिस्ट धड़े के जो मेन नेता थे वो थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष। तो इनके बारे में ब्रीफली कुछ जानकारियां हैं, वो देख लो, अखबार वगैरह उनके कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है फाउंडर ऑफ द पॉपुलर एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन इंडिया, यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो जन आंदोलन शुरू हुए उसके पुरोधा
बाल गंगाधर तिलक ही थे। इन्होंने महाराष्ट्र में इसकी नींव रखी थी और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर बन जाते हैं इस आंदोलन के। इनकी उपाधि थी लोकमान्य, इसीलिए इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने अखबारों के माध्यम से काफी कुछ लिखा। इनके दो अखबार थे, द मराठा जो आता था इंग्लिश भाषा में और केसरी जो आता था मराठी भाषा में। ये बात ऐड कर लेना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज का था, कौन सा मराठी लैंग्वेज का था। इन्होंने महाराष्ट्र में कई सारे अखाड़ों की शुरुआत करी, लाठी क्लब्स को शुरू किया और इनफैक्ट कई गौ रक्षा कमेटी की भी इन्होंने स्थापना करी। अखाड़े और लाठी क्लब्स के माध्यम से इनका लक्ष्य था कि युवा अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बनाए रखें, फिजिकल स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाएं। युवाओं के इन संगठनों के अलावा इन्होंने कुछ फेस्टिवल्स की भी शुरुआत करी या रिवाइव किया। जैसे इन्होंने गणपति फेस्टिवल मनाना धूमधाम से पब्लिकली शुरू करवाया। देखो, गणपति विसर्जन वगैरह पहले भी होता था, लेकिन लोग प्राइवेटली करते थे, अपने घरों में करते थे। इतने बड़े स्तर पर पब्लिक रैलीज या शहरों में धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करने की शुरुआत महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के कारण हुई थी कई जगहों पर। तो 1893 से इन्होंने गणपति फेस्टिवल्स को बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करवाना शुरू किया। शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत करी 1896 में। टारगेट क्या था कि लोग मोबिलाइज हों, एक मंच पर आए। तो पहले देखो, धर्म और कल्चर के नाम पर ही लोग एकजुट होते हैं, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल अवेकनिंग उनकी करी जा सकती है। तो इस प्रकार की सोच थी बाल गंगाधर तिलक की। इनको 2 बार जेल भेजा गया था। 1908 में तो इनको बहुत लंबे समय के लिए मैंडेले की जेल में भेज दिया गया था। तो मैंडेले भी कोई काला पानी से कम नहीं था। बर्मा में जो मैंडेले जेल थी वो काफी इनफेमस थी, वहां पर उनको 6 साल रखा गया। 2 किताबें हैं इनकी, ये भी नाम याद रख लेना, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास और गीता रहस्य। तो इस आर्कटिक होम ऑफ द वेदास में इन्होंने कहा था कि जो आर्य हैं वो आर्कटिक वाले एरिया से आए, यानी कि जो बर्फीले एरियाज हैं रशिया के आर्कटिक सर्कल के ऊपर, वहां से आर्य जो है माइग्रेट कर भारत आए हैं। और गीता रहस्य इन्होंने गीता के ऊपर किताब लिखी थी। होम रूल लीग की स्थापना में भी इनका नाम आएगा, आगे पढ़ेंगे। 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना करी थी और इन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव। अगले हैं लाला लाजपत राय। इनको उपाधि दी गई लायन ऑफ पंजाब या पंजाब केसरी की। इनका पंजाब केसरी अखबार से कोई लेना देना नहीं है, इनका न्यूज़पेपर नहीं था, ठीक है। पंजाब केसरी न्यूज़पेपर इनफैक्ट आज़ादी के बाद अराउंड 1960, मुझे ईयर एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, आई थिंक 60 या 56 कुछ में स्टार्ट किया गया था। पंजाब केसरी अखबार स्टार्ट किसने किया था ये भी नाम याद रखना, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में काम आएगा। लाला जगत नारायण नाम था, ठीक है। जगत नारायण ने स्टार्ट किया था और जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था 1981 में, तब इनकी हत्या कर दी गई थी। लाला लाजपत राय इनिशियली आर्य समाज मूवमेंट से जुड़े हुए थे और वहां से ये पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं और ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इंपॉर्टेंट लीडर्स में से एक बन जाते हैं। 1916 में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना यूनाइटेड स्टेट्स में करी थी। भारत में तो चली रही थी होम रूल लीग, यूनाइटेड स्टेट्स में लाला लाजपत राय उस समय मौजूद थे, तो वहां पर भी इन्होंने काफी एक्टिव योगदान अपना दिया था भारत के आजादी के आंदोलन में। इन्होंने अमेरिका से सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी। इनको भी मैंडेले की जेल में भेज दिया गया था 1907 में। ये सब स्वदेशी आंदोलन के बाद हुआ था, बाय द वे, अब पढ़ेंगे आगे हम उसके बारे में। इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना करी थी जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, लोक सेवक मंडल। अब ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोपाल कृष्ण गोखले वाली है उससे अलग है और ये सोसाइटी आज भी काम कर रही है, आज भी एक्टिव है। तो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी याद रखना, लोक सेवक मंडल किसने स्थापित किया? लाला लाजपत राय ने। और इसकी स्थापना इन्होंने 1920 के दशक में करी थी, काफी लेट करी थी, 1921 था आई थिंक ईयर। नेशनल कॉलेज लाहौर की स्थापना में भी इनका अहम योगदान था और साइमन कमीशन के खिलाफ जब प्रोटेस्ट चल रहे थे उस समय जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें इनकी डेथ हो जाती है, इनके सर पर चोट लगी थी 1928 में। नेक्स्ट इज बिपिन चंद्र पाल। ये थे पश्चिम बंगाल से। इन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज अ मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस, लेकिन धीरे धीरे इनके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ चले गए, विचार इनके वहां पर मेल खाने लगे ज्यादा। ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, बहुत अच्छा लिखते थे और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर काफी कुछ लिखा करते थे। तो लाल बाल पाल की जोड़ी इन्हें कहा जाता था क्योंकि तीनों काफी क्लोजली एसोसिएटेड थे, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो इनकी तिकड़ी हुआ करती थी लाल बाल पाल की। महर्षि औरबिंदो घोष, ये आंदोलन में जब शामिल थे तब महर्षि नहीं थे। एक्चुअली स्वदेशी आंदोलन के बाद में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, जाकर पौंडीचेरी में रहने लगे, वहां पर आश्रम वगैरह बना लिया इन्होंने। औरबिंदो आश्रम या ऑरोविल का नाम आपने सुना होगा, वो इन्होंने ही स्थापित किया था, तब ये बाद में महर्षि कहलाए। तो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ज्यादा चले गए थे। बाकी स्वदेशी आंदोलन के समय तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, बिल्कुल तेज तर्रार नेता थे। इस आंदोलन के बाद ये महर्षि बन गए, बिल्कुल शांत नेता बन गए। तो पहले विराट कोहली थे, बाद में महेंद्र सिंह धोनी बन गए ये। अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के उत्थान के पीछे कारण क्या है? मॉडरेट्स लीडर 20 साल में केवल एक नोटेबल सक्सेस बता सकते हैं। केवल एक ऐसी बात थी जो इनके कहने के कारण ब्रिटिशर्स ने करी थी, वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो इनके पास दिखाने को 20 सालों में केवल ये एक कानून था, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं अचीव कर पाए थे। 1896 और 1899 वाले जो
अकाल थे उस समय ब्रिटिश ने कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं चलाए, थोड़े बहुत चलाए थे लेकिन वो नाकाफी थे। करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी ऐसा बताया जाता है। द डेथ टोल वॉज बियॉन्ड 1 करोड़ इन दिस फेमाइन। तो ऐसे में लोगों को लगा कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, ब्रिटिश हुकूमत जनता का भला कभी नहीं करने वाली है। तो ये जो फेमाइन थी ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने लाहौर से लेकर दक्षिण भारत तक लोगों को अफेक्ट किया था। ये पैन इंडिया फेमाइन थी, उस समय ऑलमोस्ट पूरे भारत में अकाल पड़ा था। 1904 में रशिया और जापान के बीच में एक लड़ाई हुई थी, जिसमें जापान, जो उस समय एक छोटा देश माना जाता था, कमजोर देश माना जाता था, उसने इंपीरियल रशियन पावर को हरा दिया था। तो रशिया एक बहुत बड़ा इंपीरियल पावर था, जार की आर्मी बहुत पावरफुल मानी जाती थी, उसको जापान की आर्मी ने हरा दिया था। और इससे दुनिया भर के समीकरण बदल गए थे। दुनिया को लगा कि एशिया के जो पावर्स हैं अब वो इंपॉर्टेंट हैं, वो शक्तिशाली हो रहे हैं। तो जापान की जो इस जीत ने कई लोगों को दुनिया में ये यकीन दिला दिया कि एशियन पावर्स यूरोपियन पावर को हरा सकते हैं। तो इससे भारतीय लोगों में, भारतीय नेताओं में भी एक जागृति आती है कि हम भी यूरोपियन देश ब्रिटेन को चैलेंज कर सकते हैं। भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही थी। और इसी समय दादा भाई नारोजी ने अपनी वो किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो भी इसी समय छपकर आई थी। तो लोगों को पता चला कि किस प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति के लिए भी ये ब्रिटिश हुकूमत जिम्मेदार है। वरना भारत में तो क्या होता है कि कुछ भी होता है लोग कहते हैं भगवान यही चाहता होगा इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इस सोच से लोग अब बाहर आना शुरू हुए कि नहीं, पॉलिसी के कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ना कि हमारी किस्मत या फिर जो भी आप मान लो। साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा था। वहां पर उस समय महात्मा गांधी ऑलरेडी अपने कुछ आंदोलन चला रहे थे, तो वहां से भी खबर आ जाती थी कुछ कुछ समय में कि साउथ अफ्रीका में अपार्थेड चल रहा है और उस अपार्थेड में ना केवल अफ्रीकन बल्कि इंडियंस को भी शामिल किया जाता है। इससे लोग काफी हैरान थे कि यहां पर तो दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति भारत में भी है और ऑफिशियली कानून के द्वारा भी लाई जा सकती है। जैसे अपार्थेड तो लीगल था वहां पर, वैसा ही कुछ भारत में भी ना आ जाए इसकी चिंता भी थी। कर्जन के द्वारा उठाए गए कई कदम भी एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाते हैं, जैसे कि कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसके कारण भारतीय लोगों को कॉर्पोरेशन में कम कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय था, इसके कारण भारतीय लोग यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर जो हैं अगेन यहाँ पर कम हो जाते हैं। निर्णय लेने का जो पावर है वो सारा ब्रिटिश सरकार के पास चला जाता है। इससे इन यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। सिडिशन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कई लोगों को जेल में डाला गया, कई अखबारों को बंद करवाया गया। फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल, दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ये सबसे बड़ा निर्णय था जिसके कारण एक्सट्रीमिज्म अपने चरम पर आ जाता है और एक्सट्रीमिस्ट धड़ा पूरी तरह से कांग्रेस में हावी हो जाएगा और स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत होगी। अब आते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स के ऑब्जेक्टिव पर। इनका लक्ष्य क्या था? गरम दल के जो नेता हैं ये चाहते थे कि भारत में आए स्वराज। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, स्वराज, हमारा खुद का शासन, हमारा खुद का राज। लेकिन स्वराज की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या थी ये इन्हें भी नहीं मालूम था। यानी स्वराज की लिमिट क्या है? क्या वाइसरॉय भारतीय हो? क्या ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से हटा फेंकनी है? नहीं, अभी उसके बारे में ये एक मत नहीं थे। स्वराज की एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में ना बाल गंगाधर तिलक उस समय बताते थे, मतलब सबके अपने अपने ओपिनियन थे। देयर वाज नो वन कंसेंसस कि एग्जैक्टली स्वराज क्या है, कहां तक स्वराज होगा, क्या डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा वो स्वराज हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये डेफिनेशन एक्सपांड होती जाएगी। आप देखोगे होम रूल लीग के समय में इन्होंने होम रूल की डिमांड करी जो आयरलैंड में करी जा रही थी, उसी प्रकार से फिर कई जगह डोमिनियन की डिमांड भी आती है। लेकिन फाइनली पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड आएगी 1929 के कांग्रेस सेशन में लाहौर में, जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। तो स्वराज की बात, स्वराज की सुगबुगाहट तो शुरू हो जाती है, लेकिन स्वराज का एग्जैक्ट कॉन्टूर क्या है, स्वराज एग्जैक्टली क्या है वो अभी तय नहीं है। लेकिन स्वराज चाहिए, हमें बेटर गवर्नेंस तो चाहिए, कम से कम बेहतर शासन हो, भारतीय लोगों के साथ अन्याय ना हो, ये जरूर वहां पर तय कर दिया गया था। अब इनका विजन क्या था इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का, गरम दल के नेताओं का? इनका ये मानना था कि ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस कुछ नहीं है, ब्रिटिश केवल अपने लोगों के प्रति न्यायपूर्ण रवैया अपनाते हैं, केवल अपने गोरे चमड़ी वाले लोगों के लिए ये फेयर रवैया रखते हैं। भारतीय लोग इनकी नजर में हमेशा ब्राउन रहेंगे, इनके साथ ये हमेशा भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वाले हैं। तो आप मॉडरेट लीडर्स ये मत सोचो कि जस्ट बिकॉज हम ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हैं तो हमारे साथ वही व्यवहार होगा जो लंदन में रहने वाले एक गोरे व्यक्ति के साथ होता है। हमारे लिए कानून अलग होंगे, हमारे साथ हमेशा अलग बर्ताव होगा। इन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि आप हिस्ट्री पढ़ो ना, हिस्ट्री जाकर देखो कि कैसे इन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट्स को हथिया लिया। इन्होंने कहीं न्याय उचित व्यवहार किया क्या? सब जगह इन्होंने कंट्रोल अपना साम दाम दंड भेद से लड़ाई लड़ते हुए लिया है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये एक बेनेवलेंट स्टेट बन जाएगा? तो अगर हमें हमारी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, राजनीतिक अधिकार हमें चाहिए, तो हमें उसके लिए लड़ना होगा। प्रेयर, पिटीशन, परसुएशन से कुछ नहीं होने वाला। वी हैव टू फाइट फॉर आवर पॉलिटिकल राइट्स। तो हमें अपने आप में सेल्फ रिलायंस
आत्मनिर्भरता का गुण होना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हम अपने आप में तय हैं कि हमें अपने आप को गवर्न करना है। तो स्वराज की बातें बार बार ये नेता जब करते थे, उससे एक स्वराज की क्रांति शुरू होती है देश में। तो इन नेताओं के द्वारा अपने विजन या अपने टारगेट को हासिल करने के लिए किस प्रकार का रास्ता बताया गया, इनके मेथड्स क्या थे। पहला, ब्रिटिश सरकार के साथ कहीं पर भी कोऑपरेट मत करो, उनके साथ सहयोग मत करो। जितने भी सरकारी अदालतें, स्कूल, कॉलेज, इन सब का बहिष्कार किया जाए। और यही हुआ स्वदेशी आंदोलन में, आप ये सारे पॉइंट्स देखोगे। स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए, भारत में बन रहे सामान को बढ़ावा दिया जाए। मैनचेस्टर में बना कपड़ा ना पहनो, भारत में बना कपड़ा पहनो। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। तीसरा, राष्ट्रवादी एजुकेशन होनी चाहिए, राष्ट्रवादी पढ़ाई होनी चाहिए। उसके लिए स्कूल स्थापित किए गए, कॉलेजेस स्थापित किए गए। इनमें से कई नेताओं के मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी थे, जैसे लाला लाजपत राय ने बताया ना, मैंने आपको नेशनल कॉलेज की स्थापना करवाई थी। तो नेशनलिस्टिक एजुकेशन पर फोकस रहना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को इन नेताओं ने कहा कि ये तो गुलाम खाना है, यहां से तो केवल गुलाम निकल कर आते हैं जो जाकर अंग्रेजों के यहां पर सरकारी नौकरी करेंगे। तो हमें इस गुलाम खाने में नहीं पड़ना है, हमें हमारे भविष्य की पीढ़ी को राष्ट्रवादी पढ़ाई, राष्ट्रवादी शिक्षा देनी है। अब गरम दल के नेताओं का उत्थान और पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये दोनों लगभग एक साथ होते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। बंगाल के विभाजन के कारण जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, लोग उसमें ज्यादा यकीन रखने लगे और इन नेताओं के द्वारा सुझाए गए तरीकों के अनुसार ही, यानी कि इन मेथड्स के अनुसार ही ये पूरा प्रोटेस्ट मूवमेंट होने लगता है। तो जिस दिन पार्टीशन हुआ 16 अक्टूबर को, उस दिन बंगाल में एक गम का दिन मनाया गया, डे ऑफ मोर्निंग। जैसे किसी के मरने पर जो दुख मनाया जाता है, उस प्रकार का दुख मनाया गया। पॉलिटिकल लाइफ जो थी बंगाल की, वो पूरी तरह से चेंज हो गई इस दिन के बाद से। लगातार आंदोलन शुरू होते हैं, लोग सड़कों पर उतरना शुरू होते हैं और देश का पहला जन आंदोलन शुरू होता है। इट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो आंदोलन होता है वो वाला। रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन डे या राखी बंधन डे सेलिब्रेट करने के लिए कहा कि ईस्ट और वेस्ट बंगाल के लोग एक दूसरे को राखी बांधें, ताकि यूनिटी और ब्रदरहुड, हमारा जो भाईचारा है, वो आपस में बना रहे। महात्मा गांधी ने बाद में लिखा था कि भारत के लोगों की जो चेतना जागृत हुई थी, रियल अवेकनिंग ऑफ इंडिया हुई थी, वो बंगाल के विभाजन के बाद होती है। तो ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है, ये अल्टीमेटली स्वदेशी आंदोलन बन जाता है, क्योंकि जो तरीके बताए गए हैं प्रोटेस्ट के, उसमें स्वदेशी गुड्स यानी कि स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था। तो ये जो मूवमेंट है, इसका उस समय कोई नाम नहीं था, यानी कि लोग ये कहकर नहीं चला रहे थे कि हम स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये स्वदेशी आंदोलन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है 1906 में। और ना केवल बंगाल बल्कि दूसरे हिस्सों में भी फैलता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो एरिया था वो बंगाल ही था। मोस्टली ये आंदोलन बंगाल में ज्यादा पॉपुलर था। दूसरे हिस्सों में भी थोड़ी बहुत रैली वैली हो जाती थी, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर विरोध प्रदर्शन, रैली, ये सब केवल बंगाल में हो रहा था। तो इसकी दूसरे हिस्सों में इंटेंसिटी थोड़ी सी कम थी, लेकिन जन आंदोलन ये बंगाल में पूरी तरह से शुरू हो चुका था। तो स्वराज और स्वदेशी आंदोलन ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट से शुरू हुए थे, यानी बंगाल के विभाजन के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुए थे। और 1906 आते आते ये एक अलग आंदोलन का रूप ले चुके थे, स्वदेशी आंदोलन का। स्वराज की डिमांड सामने आने लग गई थी। ऐसे ही माहौल में 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है बनारस में। इसकी अध्यक्षता करी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो मॉडरेट्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। गोखले ने अपनी स्पीच में पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध किया, कर्जन की पॉलिसीज की निंदा करी और साथ ही साथ इस विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन तैयार हो रहा था, जो आम लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, कांग्रेस के द्वारा शुरू नहीं किया गया था, उसको सपोर्ट दिया। मतलब कांग्रेस ऑफिशियली इस आंदोलन को सपोर्ट अभी तक नहीं कर रही थी, लेकिन अब कई सारे नेता थे कांग्रेस के, जो गरम दल के नेता थे, वो कह रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन होना चाहिए, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार होना चाहिए। इस सबको गोपाल कृष्ण गोखले और कांग्रेस ने ऑफिशियली मानने से इनकार कर दिया। लाल बाल पाल का यह भी कहना था कि मूवमेंट को देश के अन्य हिस्सों तक लेकर जाया जाए और इस आंदोलन का इस्तेमाल करते हुए स्वराज की डिमांड करी जाए और फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल होना चाहिए। पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरने चाहिए। लेकिन कांग्रेस में जो मॉडरेट्स अभी भी हावी थे, उन्होंने ये सब करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वक्त नहीं आया है कि इतनी सारी गतिविधियां हम करें। अभी भी ब्रिटिश हुकूमत मान जाएगी अगर हम उनसे बात करें, रिक्वेस्ट करें, तो ये लोग बंगाल के विभाजन को शायद कैंसिल भी कर दें। तो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन जो है वो ऑफिशियली इस कांग्रेस अधिवेशन में बनाया जाता है। अब कांग्रेस ऑलमोस्ट टूटने के कगार पर आ गई थी, लेकिन लाल बाल पाल ने ये डिसाइड किया कि अभी हम कांग्रेस से अलग नहीं होते, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही एक अलग धड़ा बना दिया। तो ऑफिशियली एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन कांग्रेस का, गरम दल जिसको अखबारों वगैरह ने कहना शुरू कर दिया था, वो तिलक के नेतृत्व में बनाया जाता है इस बनारस के अधिवेशन में 1905 में। तो ये 3 अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैंने इस टेबल में डाल दिया है। 1905 बनारस, प्रेसिडेंट हैं गोपाल कृष्ण गोखले। यहां पर पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध किया गया था। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जब स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर है। यहां पर प्रेसिडेंट कौन है? दादा भाई नौरोजी।
स्वराज शब्द इन्होंने अपनी स्पीच में इस्तेमाल किया ऑन द इंजिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। एक्सट्रीमिस्ट लीडर इनके पीछे पड़ गए कि स्वराज की बात आप करोगे। मॉडरेट्स अभी भी स्वराज की बात नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इन एक्सट्रीमिस्ट नेताओं के कहने पर स्वराज शब्द का इस्तेमाल अपनी स्पीच में किया। 1907 में कांग्रेस टूट जाती है सूरत में अधिवेशन होता है गुजरात में। यहां पर अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष और यहां पर होता है कांग्रेस का विभाजन, द स्प्लिट। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दो हिस्सों में बंट जाते हैं। तो 1906 वाला अधिवेशन याद रखना कलकत्ता में होता है। यहां पर दादा भाई नौरोजी जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो उनको नेशनलिस्ट ने कहा कि आप स्वराज के बारे में जिक्र तो करो, स्वराज की डिमांड तो करो। तो दादा भाई नौरोजी ने इनके इंजिस्टेंस पर स्वराज का जिक्र किया और जैसे ही ये जिक्र होता है तो एक्सट्रीमिस्ट नेताओं ने ये कहा कि अब हम पैसिव रेजिस्टेंस तो करेंगे। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब है कि सरकार के खिलाफ एक्टिवली कहीं जाकर तोड़फोड़ नहीं करनी है, लेकिन सरकार का विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और कांग्रेस के कई नेता इस आंदोलन में शामिल हो गए। तो अब इस बात का ध्यान देना कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या स्वदेशी आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया था, तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा नहीं। लेकिन क्या स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी? तो स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट जरूर मिल रहा था, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन है उनके तरीकों को ये लोग सपोर्ट ऑफिशियली नहीं कर रहे थे। और यही कारण है कि कांग्रेस 1907 में दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है। तो इस सेशन के तुरंत बाद जो एक्सट्रीमिस्ट नेता है लाल बाल पाल, उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार हो, अपने बच्चों को इन गुलाम स्कूल और गुलाम कॉलेजेस से बाहर निकाला जाए, सरकारी कोर्ट, सरकारी की काउंसिल्स, इन सबको बॉयकॉट करो। जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है वो भी अपनी नौकरी छोड़ दे। म्यूनिसिपैलिटीज में भारतीय लोगों को नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट टाइटल अगर किसी को मिला है तो वो त्याग दिया जाए। अगर किसी को कोई लॉर्ड या इस तरह के टाइटल मिले हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो ये सारी चीजें शुरू होती है स्वदेशी आंदोलन में। आइडिया और एजेंडा क्या था कि इसको एक आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का आंदोलन बनाया जाए। आर्थिक कैसे कि स्वदेशी सामान का इस्तेमाल बढ़ेगा तो भारत की इकोनॉमी तरक्की करेगी और इंग्लैंड में पैसा नहीं जाएगा। और राजनीतिक कैसे कि स्वराज की डिमांड, सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड करी जाएगी। इससे हमारी राजनीतिक जो पावर है वो बढ़ेगी। ये इस आंदोलन का लक्ष्य था। तो स्वदेशी केवल एक आर्थिक आंदोलन नहीं था, राजनीतिक भी था। दोनों इसके एस्पेक्ट थे, याद रखिएगा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट सर्विसेज, इन सब का बहिष्कार किया गया। फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया गया। कई जगह बड़ी बड़ी आग लगाई जाती थी और उसमें विदेशी सामान डाल दिया जाता था। लोग अपने घरों से लाकर विदेश में बना सामान, चाहे वो कपड़े हो, विदेशी इंस्ट्रूमेंट्स हो, उनको लाकर जलाते थे। उनकी होली जलाई जाती थी। हर रोज हर हफ्ते इस प्रकार के सामूहिक अग्नि के अंदर स्वाहा कर दिया जाता था विदेशी सामान को। तो ये एक चेतना जागृत हो गई। लोग घर घर जाकर बच्चे पूछते थे कि क्या आपके पास कोई विदेशी सामान है, क्या आप उसको जलाना चाहते हो। इस प्रकार से फॉरेन गुड्स को जलाया जाता था सड़कों पर। तो स्वदेशी सामान को इस समय काफी बढ़ावा मिला और राष्ट्रीय एजुकेशन को बढ़ावा मिला, क्योंकि इतने सारे बच्चे स्कूल कॉलेज को छोड़ के आ गए थे। तो कई सारे नए स्कूल कॉलेज स्थापित किए गए इन नेताओं के सपोर्ट के द्वारा जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। इस आंदोलन को सपोर्ट किया कई महिलाओं ने। ये एक फर्स्ट टाइम हुआ था भारत के इतिहास में कि महिलाएं अपने घर से निकलकर बाहर आती हैं और किसी आंदोलन का हिस्सा बनती हैं। स्टूडेंट्स इसमें बहुत एक्टिव थे। स्टूडेंट्स ने कॉलेज स्कूल छोड़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। कई जमींदार भी यहाँ शामिल हुए। लैंडलॉर्ड्स का भी सपोर्ट इन्हें मिला था। जब स्वदेशी वस्तुओं को जलाया जा रहा था तो कई बच्चे अपनी किताबों को भी जला देते थे, क्योंकि ये फॉरेन पेपर पर छपी हुई थी। लेकिन इस आंदोलन में एक बहुत बड़ा तबका शामिल नहीं था और वो था किसान और इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि किसान मेनली गांवों में बेचते और ये आंदोलन गांवों का नहीं था। मोस्टली ये शहरों में या कस्बों में ज्यादा पॉपुलर था, स्पेशली इन सिटीज लाइक कलकत्ता, ढाका एटसेट्रा। तो इसमें किसान पूरी तरह से एब्सेंट थे, क्योंकि किसान कहते थे भाई हमारा क्या है इसमें, आपको स्वराज मिल जाएगा, बढ़िया, आप स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करोगे तो वो इंडस्ट्रीज को या उनको फायदा होगा जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, भाई किसानों का इसमें क्या है। तो किसान इसमें शामिल नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो एब्सेंट था, बाकी लगभग सभी तबके इसमें शामिल थे। तो ये भारत के इतिहास का पहला जन आंदोलन बन जाता है और भारत के इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में भी ये पहला जन आंदोलन है। इस आंदोलन को कई मुस्लिम लीडर्स ने भी सपोर्ट किया था, जैसे अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन गजनवी, मौलाना आजाद। लेकिन कई अपर और मिडिल क्लास मुस्लिम इससे दूर रहे, खास करके जो ईस्ट बंगाल वाले लोग थे। वो कह रहे थे कि भाई हमें तो फायदा है ना, ईस्ट बंगाल अलग प्रोविंस बन गया तो हमारे लोग यहाँ पर सरकार में ज्यादा शामिल होंगे, नेतृत्व मिलेगा, हमें यहाँ पर अपने हिसाब से सरकार चलाने का मौका भी मिलेगा। तो इसीलिए अपर और मिडिल क्लास मुस्लिम्स स्पेशली ऑफ द ईस्ट बंगाल, दे डिड नॉट टेक पार्ट इन स्वदेशी आंदोलन। इसी समय काल में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी स्थापना करी गई 1906 में, और इसमें केवल मुस्लिम्स शामिल थे। इसके बारे में जस्ट अभी अगले कुछ मिनट में हम पढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। कई सारे कानून पास किए गए इस मूवमेंट को रोकने के लिए, इसकी कमर तोड़ने के लिए। जो लोग इसमें हिस्सा लेते थे उनको जेल में डाला जाता था, उनके साथ मारपीट करी जाती थी। वंदे मातरम का जो नारा है, जो बहुत पॉपुलर हो गया था, उस पर पाबंदी लगा दी गई, उसको इलीगल करार दिया गया। तो ब्रिटिश ने मेनली क्या किया कि नेताओं को जेल में डाला
और जो भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता था उसको भी जेल में डालना शुरू कर दिया। स्कूल और कॉलेजेस को कहा गया कि अगर आपके बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो आपको सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। कई सारे सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया अगर उन्होंने इन आंदोलन में हिस्सा लिया था। और तीनों एक्सट्रीमिस्ट नेता लाल बाल पाल को जेल में डाल दिया गया, अरविंदो घोष को भी जेल में डाल दिया गया था, और इससे आंदोलन की कमर पूरी तरह से टूट जाती है। तो यह आंदोलन लगभग 2 साल चलता है। इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि ये इस दिन खत्म हो जाता है, धीरे धीरे ये फिजल आउट हो गया। मतलब पहले अपने चरम पर था 1906 में, और 1908 आते आते ये आंदोलन स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि सारे नेताओं को तो जेल में डाल दिया, अब लीड करने वाला कोई है नहीं, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया, मारपीट करने लग गई पुलिस उनके साथ, तो इसीलिए ये आंदोलन थोड़ा अपनी स्टीम को लूज कर देता है। पोयम है वंदे मातरम, जहां से वो नारा आता है वंदे मातरम का, आपको मैंने पहले भी बताया था, आनंद मठ किताब में ये लाइन लिखी गई थी, ये पोयम लिखी गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। दिस बुक इज बेस्ड ऑन द सन्यासी रिबेलियन ऑफ 1770s। वंदे मातरम पोयम को पहली बार किसी कांग्रेस सेशन में गाया गया था 1896 में, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था इसको। लेकिन ये नारा और ये पोयम सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे स्वदेशी आंदोलन के दौरान। 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसको राष्ट्रगान का दर्जा दे दिया गया था, नेशनल सॉन्ग का, और बाद में जब भारत आजाद हुआ तब भी ये दर्जा इसे 1950 में दे दिया जाता है। अब आते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना पर। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। आगे मैं कई बार इसको एब्रीविएट करूंगा AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रूप में, तो समझ जाना मुस्लिम लीग की बात हो रही है। मुस्लिम लीग से पहले एक संगठन था जिसका नाम था मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। 1886 में सर सैयद अहमद खान, वही सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, लेकिन कहा था कि ये सोसाइटी बिल्कुल भी पॉलिटिक्स पे चर्चा नहीं करेगी, इट शुड बी कंप्लीटली एपॉलिटिकल। लेकिन इनकी हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें कई लोग शामिल होते थे, पढ़े लिखे अपर क्लास के जो लोग हैं, जो एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो लोग इसमें शामिल होते थे। तो दिसंबर 1906 में जब मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी ढाका में, तो कई डेलीगेट्स ने कहा कि देखो देश में माहौल तो देखो आप, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस इतना पावरफुल संगठन बन गया है 20 सालों में, तो हमें भी एक पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए एक संगठन की आवश्यकता है। तो यहां पर जो डेलीगेट्स आए थे, 3000 डेलीगेट्स यहां पर शामिल हुए थे इस कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने कहा कि हमें भी एक संगठन बनाना चाहिए। इस प्रकार की आवाजें आने लगी कि ये जो 1886 का बैन है, सर सैयद अहमद खान तो अब रहे नहीं, तो उस समय में पॉलिटिक्स की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब आवश्यकता है। तो ऐसे में ये डिमांड उठी कि पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका थे, जो एक तरह से ऑर्गेनाइजर भी थे इस जगह इस कॉन्फ्रेंस के, इन्होंने कहा कि चलो संगठन बनाते हैं। संगठन का नाम रहेगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और इसका लक्ष्य रहेगा कि भारत के जो मुस्लिम्स हैं उनके इंटरेस्ट को देखा जाए, यानी कि उनकी तरक्की हो, उनकी भलाई हो, इसके लिए ये संगठन काम करेगा। तो इस लीग की स्थापना करी गई दिसंबर 30, 1906, और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लखनऊ वाज द हेडक्वार्टर। डेट वाज 30 दिसंबर 1906। कई बार मुस्लिम लीग के फाउंडर्स का या फाउंडिंग मेंबर्स का नाम पूछ लिया जाता है, तो देखो कोई एक फाउंडर नहीं है, सेम कांग्रेस की तरह यहां पर भी बहुत सारे डेलीगेट शामिल थे। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर्स थे उनके नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं। नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, आगा खान द थर्ड, नवाब मोहसिन उल मुल्क, हाकिम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इनका नाम आगे भी आएगा, जफर अली खान, सैयद नबीउल्लाह, सर मियां मोहम्मद शफी। आगा खान को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज आगा खान द थर्ड। और नवाब सलीमुल्लाह का मेजर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये सभी थे, मोहम्मद अली जौहर, अजमल खान, ये सब काफी इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह ही मुस्लिम लीग का भी हर साल अब सेशन होने लगा, और ये भी अपनी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखने लगे। ये केवल मुस्लिम कम्युनिटी की जो डिमांड्स है उनको रखते थे। शुरुआत के सालों में ब्रिटिश इनको सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट एक पॉपुलर थियरी ये भी थी कि ब्रिटिश के कहने पर ये मुस्लिम लीग बनाई गई थी ताकि कांग्रेस को काउंटर करा जा सके, लेकिन वो वैसा ही है जैसे कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश ने नहीं करी थी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्रिटिश का रोल रहा हो, तो यहां पर भी स्थापना किन लोगों ने करी है, भारत के लोगों ने ही करी है, लेकिन ब्रिटिश इनिशियली इसे सपोर्ट कर रहे थे। और मुस्लिम लीग को तो शुरुआत में ही बहुत अच्छी सफलता मिल गई। कांग्रेस को जहां 8 साल बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के रूप में सफलता मिली, इन्हें तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के रूप में 1909 में ही सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। जो इनकी फर्स्ट डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो 1909 में ही पूरी कर दी जाती है। शुरुआती सालों में मुस्लिम लीग का जो स्टेटेड एजेंडा था, यानी कि उनका लक्ष्य था, वो क्या था कि मुस्लिम्स के सिविल राइट्स की रक्षा करी जाए, और जो अपर और जेंट्री क्लास ऑफ इंडियन मुस्लिम्स है, इसका मतलब है कि जो लैंड ओनिंग लोग हैं, जिनके पास जमीनें हैं, जमींदार हैं, उनको प्रोटेक्शन मिले। सरकार ऐसा नहीं है कि उनकी जमीनें छीन ले, मतलब उनके अधिकारों की भी रक्षा हो और मुस्लिम्स के सिविल राइट्स की भी रक्षा हो। तो आप देख रहे हो शुरुआती सालों में मुस्लिम लीग केवल और केवल अपर क्लास मुस्लिम्स के हितों की रक्षा की ज्यादा बात करता था। तो 1906 और 30 के बीच में मुस्लिम लीग एक मास ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इसमें जमीन से जुड़ा आम मुसलमान या फिर आम गरीब मुसलमान इसमें शामिल नहीं होता था। तो जस्ट लाइक कांग्रेस के भी शुरुआती 20-30 सालों में आम लोग इससे जुड़े नहीं थे, और मुस्लिम लीग के भी शुरुआती 25 सालों में आम लोग इससे जुड़े हुए नहीं थे। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन
ऑर्गेनाइजेशन में आम लोग नहीं थे, लेकिन एक चीज जरूर थी कि पूरे इंडिया में इनकी प्रेजेंस हो गई थी 1930 तक। मुस्लिम लीग को एक जन आंदोलन का रूप दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो जिन्ना इसके भी सदस्य थे, कांग्रेस के भी सदस्य थे, लेकिन 1930s में जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्यादा बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। शुरुआती साल में जो है ये केवल अमीर और जो बिजनेसमैन टाइप मुस्लिम्स हैं या जमींदार मुस्लिम जो थे उनके हितों की रक्षा कर रही थी यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश वाले एरिया में। तो इसमें जितने भी नेता थे वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश के जो अमीर जमींदार थे या फिर बिजनेसमैन थे वही इसके मेजर नेता हुआ करते थे टिल 1930। ये सब कुछ बदल जाता है 1930 के बाद, जब पाकिस्तान की डिमांड आएगी, टू नेशन थियरी सामने आती है। आगे चलकर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक बार फिर से कांग्रेस के सेशन पे आ जाओ। तो अभी तक मैंने आपको बनारस और कलकत्ता सेशन की कहानी बता दी है, अब आ जाते हैं सूरत सेशन पे। तो देखो, कांग्रेस अभी स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अभी भी मॉडरेट लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट नेताओं के तरीकों से खुश नहीं है। तो 1905 में बनारस सेशन से ये प्रॉब्लम चली आ रही थी। फाइनली मॉडरेट कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस सूरत सेशन में डिवाइड हो जाती है। 1906 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था वहां पर स्वराज को ऑफिशियली पास कर दिया गया था, स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था और स्वराज की डिमांड कर दी गई थी। इससे मॉडरेट खुश नहीं थे। दूसरा, मॉडरेट्स को यह बात पसंद नहीं आई थी कि बॉयकॉट को ओके कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा कि सरकार का विरोध अगर करना है तो बॉयकॉट करके भी कर सकते हो, स्कूल कॉलेजेस का बॉयकॉट, कोर्ट्स का बॉयकॉट, क्योंकि वो तो मानते थे ना कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, उसका बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। तो यहां पर कांग्रेस ने 1906 वाले सेशन में कलकत्ता में बॉयकॉट को ओके कर दिया था स्वदेशी आंदोलन के लिए। तो स्वराज रेजोल्यूशन और बॉयकॉट से पहले से ही वो नाखुश थे। और ये जो मॉडरेट कांग्रेसमैन है अभी भी ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के माध्यम से हम ब्रिटिश सरकार को कह सकते हैं कि आप बंगाल का विभाजन वापस लो। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट धड़ा है वो कह रहा था कि नहीं, आप जनता की देखो, जनता सड़कों पर उतर रही है, सबको आंदोलन चाहिए। और ऐसे में जो एक्सट्रीमिस्ट गुट है उन्होंने ये कहा कि हम इस बार प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं लाला लाजपत राय को। लेकिन मॉडरेट्स जो हैं उन्होंने चुना रास बिहारी घोष को। अभी भी संख्या बल के हिसाब से रास बिहारी घोष जीत गए, क्योंकि मॉडरेट नेता जो है संख्या में ज्यादा थे। इससे एक्सट्रीमिस्ट नेता नाराज हो जाते हैं और वो कांग्रेस से बाहर आ जाते हैं। दे वॉक आउट ऑफ द सेशन एंड कांग्रेस पार्टी, इनको लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। और जैसे ही ये नेता कांग्रेस को छोड़ते हैं, ब्रिटिश हुकूमत को बहाना मिल गया इनको अरेस्ट करने का, तुरंत इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जैसे ही ये सेशन खत्म हुआ उसके तुरंत बाद लाल बाल पाल तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि देखो, अभी तक क्या है कि कांग्रेस और ब्रिटिश हुकूमत के बीच में एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम आपका विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आप हमारे नेताओं से इज्जत से बात करोगे, ट्रीट करोगे। तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। अभी तक कभी भी नेताओं को जेल में नहीं डाला जाता था, लेकिन ये पहला मौका है जब नेताओं को इस प्रकार से जेल में डाला जा रहा है। और जेल भी ऐसी नहीं कि केवल 2-4 दिन का बॉम्बे जेल में रख दिया, मैंडेले जेल भेज दिया गया, जो कि सजाए काला पानी से कम नहीं थी, क्योंकि वहां का मौसम अलग है। वहां पर इन सभी नेताओं की तबियत खराब हो गई और तीनों नेता जो हैं वो अल्टीमेटली जब जेल से बाहर आए तो इन्होंने जो स्वदेशी का जो नारा था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। और कुल मिलाकर जेल में रहने से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, इनको जेल में रखकर जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो जाता है। तो इन तीनों को लंबे लंबे जेल सेंटेंसेस दिए गए, 6-7 साल सब जेल में रहे थे। तो सूरत स्प्लिट के बारे में आप याद रखिएगा। एक तो इवेंट कहां पर हुआ था, सूरत अधिवेशन था। प्रेसिडेंट कौन थे ये पूछ लिया जाता है, रास बिहारी घोष, ही वॉज द प्रेसिडेंट। मॉडरेट्स ने इनको बनाया था। एक्सट्रीमिस्ट किसको नेता बनाना चाहते थे, प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, लाला लाजपत राय को। अब एक्सट्रीमिस्ट के अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो इनका अचीवमेंट पहला यह था कि स्वराज को इन्होंने एक पॉपुलर डिमांड बना दिया और जन आंदोलन बना दिया इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को। अभी तक लोग सड़कों पर उतरकर नेताओं के साथ रैली वगैरह में पार्ट नहीं लेते थे। अभी तक केवल पॉलिटिक्स अधिवेशन खेला जा रहा था, केवल सेशन में पॉलिटिक्स होती थी, साल के 3 दिन ये पॉलिटिक्स होती थी। अब डेली सड़कों पर रैली हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, बॉयकॉट हो रहा है। इट बिकेम फ्रीडम स्ट्रगल बिकेम अ मास स्ट्रगल, लोगों का आंदोलन बन गया। लेकिन अभी भी यह आंदोलन पूरे राष्ट्र स्तर के में इतना अच्छे से नहीं फैला था। अभी भी आप कह सकते हो कि बंगाल में यह जन आंदोलन था, लेकिन पूरे देश में नहीं था। पूरे देश में कौन सा होगा, नॉन कॉपरेशन, जिसको महात्मा गांधी लीड करेंगे, 1920 में आएगा वो। तो अगर कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फर्स्ट पैन इंडिया या फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट कौन सा था, तो अगर ऑप्शन में स्वदेशी है और नॉन कॉपरेशन नहीं है तो स्वदेशी आंदोलन ठीक होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में स्वदेशी आंदोलन नहीं मिलता है तो फिर करेक्ट होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन खत्म कैसे होता है, मैंने आपको बताया, धीरे धीरे ये फिजल आउट हो जाता है। 1908 आते आते इसका जो ओपन फेज है, यानी कि सड़कों पर ओपनली उतरकर जो प्रदर्शन वगैरह हो रहे थे वो लगभग खत्म हो जाते हैं और मूवमेंट अंडरग्राउंड चला जाता है। अंडरग्राउंड का मतलब है कि अब छुप छुप कर विरोध होगा। मिलिटेंट नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। जो
बहुत ज्यादा पैशनेट लोग थे आंदोलन को चलाने के लिए, वो ब्रिटिश सरकार और जेल से बचने के लिए अब अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड का मतलब ये नहीं कि लिटरली जमीन खुद कर अंदर चले गए, बल्कि अब वो ऐसी जगहों पर रहकर आंदोलन चलाते थे जहां पर पता नहीं है। अब जैसे अगर मैं आंदोलन चला रहा हूं तो फिर मैं अपने घर पर नहीं रहूंगा, मैं कहीं दूसरी जगहों पर छुपकर अलग अलग जगह चेंज करके उस आंदोलन को जीवित रखूंगा। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सीवियर रिप्रेशन था, जेल में डालकर मारपीट करी जा रही थी लोगों के साथ, जो गलत था। तो ये मूवमेंट जो है, इसकी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक ये रही कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं था। क्योंकि देखो, कांग्रेस पूरी तरह से इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, कांग्रेस के नेता सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस भी हाँ कहने को ऑन पेपर सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आंदोलन को मेनली लोग लीड कर रहे थे, नेता लीड कर रहे थे, और वो नेता सारे कांग्रेस के नहीं थे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या पार्टी स्ट्रक्चर की कमी इस आंदोलन में देखी गई, जो बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने इसको सुधार दिया। गांधी जी ने साफ चेतावनी दे दी कांग्रेस को कि पूरी तरह से इस मूवमेंट को सपोर्ट करो वरना पार्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मूवमेंट जो है, जैसे ही 4-5 नेताओं को जेल में डाला गया, वो मूवमेंट अपनी स्टीम लूज कर देता है, मूवमेंट धीमा पड़ जाता है, और ऐसे में 1908 के बाद ये मूवमेंट लगभग खत्म हो जाता है। औरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल, जिनको लंबे समय तक जेल में नहीं रखा गया था, इनकी तो तबियत खराब हो गई थी, तो इनको जेल से छोड़ दिया गया। तो औरबिंदो घोष तो चले गए रिटायर होकर, बिपिन चंद्र पाल भी रिटायर हो गए। औरबिंदो घोष ने जाकर पौंडीचेरी में आश्रम खोल लिया। पौंडीचेरी उस वक्त फ्रेंच टेरिटरी था, तो इसीलिए ब्रिटिश उनको फिर से अब जेल में वहां पर डाल नहीं सकते थे। तो सूरत स्प्लिट जो है उसका भी नुकसान होता है। यहां पर भी कांग्रेस थोड़ी सी 2 हिस्सों में विभाजित हो गई, तो ऑफकोर्स उसकी पावर कम होती है, तो नेताओं के बीच में आपस की जो है टकरार थी, ये भी आंदोलन को काफी धीमा कर देती है। इस आंदोलन में एनर्जी बहुत थी, लेकिन अब उसको किस प्रकार से हम बाहर लेकर आए ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। बॉयकॉट कर लिया, लेकिन बॉयकॉट से कुछ हासिल नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कोई इसका बॉयकॉट का रिएक्शन नहीं दिया, केवल उन्होंने पुलिस के माध्यम से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी। ये जो मूवमेंट है, इसमें अपर और मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो शामिल थे, जमींदार शामिल थे, लेकिन ग्रामीण लोग जैसे कि किसान, वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसीलिए बाद में नॉन कॉपरेशन के दौरान आप देखते हो कि किसानों को शामिल करने की कोशिश करी गई। नॉन कॉपरेशन और पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो केवल आइडिया बनकर रह गए, उनका असर ब्रिटिश हुकूमत पर नहीं होता है। और बहुत लंबे समय तक लंबा मास मूवमेंट चलाना काफी मुश्किल था। लोग अपनी नौकरियां छोड़कर कब तक आंदोलन करेंगे, भाई सबको अपना पेट पालना था, तो 1 साल 2 साल से ज्यादा कोई बाहर रहकर आंदोलन नहीं कर सकता था। तो ये एक लंबा आंदोलन का नुकसान इनको देखने को मिला। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। इसका PDF आपको इन टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक बैच शुरू हुआ है जिसमें आपको मेरे द्वारा आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज से उसके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। रविवार को कॉम्बैट आ रहा है, उसमें हिस्सा लीजिए और स्कॉलरशिप जीतने का मौका आपके पास यहाँ पर रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।